वेलकम ऑल फ्रेंड्स। आज की इस रात्रि कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मुख्य रूप से हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में जो तीनों भाषाएं आपकी हैं, जो आपके सिलेबस में भी हैं, 10-10 नंबर का हर भाषा से आपका आना है। हिंदी से 10 नंबर आएगा, 10 नंबर संस्कृत से और 10 नंबर अंग्रेजी से। तो आज हम तीनों भाषाओं में एक कॉमन चैप्टर है जिसको हम काल कहते हैं हिंदी में, इसको हम संस्कृत में लकार कहते हैं और अंग्रेजी में जिसका नाम है टेंस। तो हम आज इन तीनों चीजों को जानने का और समझने का प्रयास करेंगे ताकि एक ही जगह पर आपको जो है तीनों चीजें आराम से मिल जाएं और आराम से आप जो है इन सारी बातों को समझ सकें। चलिए ठीक है, तो आते हैं, आज शुरू करते हैं हम लोग काल हिंदी का, संस्कृत का जिसे लकार कहते हैं, संस्कृत में जिसे लकार कहते हैं, लकार, और इसी को अंग्रेजी में जिसको हम टेंस कहते हैं। तो आज हम प्रयास करेंगे हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में काल, लकार और टेंस तीनों चीजें आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी को लेकर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम संस्कृत को लेकर बात करेंगे, उसके बाद हम अंग्रेजी को लेकर बात करेंगे। पारी पराक्रम से चलते हैं। जैसा कि एक चीजें, तीनों चीजों में कॉमन एक चीज जो है, तीनों में लकार और काल और टेंस तीनों का संबंध मुख्य रूप से क्रिया से। किससे है? इन तीनों का संबंध मुख्य रूप से क्रिया से। आपके संस्कृत में जो लकार का रूप चलता है धातु का चलता है, धातु माने क्रिया होती है, और अंग्रेजी में जो टेंस है क्रिया का ही रूप होता है, क्रिया की अवस्था होती है। हिंदी में भी क्रिया की अवस्था को देखते हुए ही जो है टेंसों का विधान किया गया है। तो मुख्य रूप से जो काल है हिंदी का, संस्कृत का, अंग्रेजी का, मुख्य रूप से हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों में एक ही चीज है, बस इतने भाषा का अंतर है, कुछ थोड़ा सा अंतर मिलेगा आपको उसमें, नॉर्मली सारी चीजें कॉमन है। तो इसी को लेकर हम बात करते हैं। पहले काल पे आ जाते हैं और काल का मतलब होता है क्रिया की अवस्था। क्रिया खास करके अवस्थाएं जो हमारी होती हैं हिंदी और अंग्रेजी में तीन प्रकार के हैं, तीन प्रकार के काल इसमें आते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। चलिए ठीक है, पहले हम हिंदी में काल की बात कर लेते हैं। काल का मतलब है क्रिया का समय, क्रिया का समय। वैसे काल का मतलब तो होता है कि आदमी का काल आ गया है। लोग कहते हैं काल आ गया, काल का मतलब होता है कि मरने का समय जो होता है, और काल यहाँ पे समय है, समय वो भी है। तो हिंदी में जो काल के जो वर्गीकरण किए गए हैं मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया इसको है: वर्तमान, वर्तमान काल, नंबर दूसरा इसका है भूतकाल, और नंबर तीसरा इसमें आपका है भविष्य काल। और सेम चीज आपके इंग्लिश में भी ये है। अगर हम तीनों भाषाओं को कॉमन लेकर बात करें तो मैं थोड़ा सा देख ही लेता हूँ तीनों भाषाओं में काल का नामकरण क्या क्या है। मान लीजिए हम हिंदी के काल को लेकर बात करते हैं। ये आपके हिंदी में हो गया। जरा आप अंग्रेजी में भी देख लीजिए इसको, तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, और इसके बाद आप देखेंगे कि इसको हम संस्कृत में क्या बोलेंगे। वर्तमान काल का जो इंग्लिश में नाम है इसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट।
प्रेजेंट टेंस कहते हैं इसको। भूतकाल को हम जो है पास्ट टेंस कहते हैं। भविष्य काल का नाम यहाँ पे है फ्यूचर टेंस। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का। वर्तमान काल का नाम प्रेजेंट टेंस है, भूतकाल का नाम पास्ट टेंस है, भविष्य काल का नाम जो फ्यूचर टेंस। देखिए संस्कृत में क्या नाम है इनके। संस्कृत में वर्तमान काल, नॉर्मली वर्तमान काल में अन्य लकार भी चलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वर्तमान काल का जो लकार आपका है लट लकार, भूतकाल का लकार जो है इसको लंग लकार कहते हैं, और भविष्य काल के लकार को हम लिट लकार कहते हैं। वैसे लकारों की संख्या तो संस्कृत में 10 है। संस्कृत में लकारों की संख्या कितनी है? 10 है। और अगर हम थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी को लेकर के काल की बात करेंगे, मुख्य रूप से जो आपके सिलेबस में है, तो मुख्य रूप संस्कृत में भी 3 लकार आपके आते हैं खुल करके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के लिए। वर्तमान काल के लिए लट लकार, भूतकाल के लिए लंग लकार और भविष्य काल के लिए लिट लकार। और सिलेबस में वैसे जब आपका सिलेबस है तो सिलेबस में संस्कृत के 5 लकार आपके आते हैं। 5 लकारों में अगर आप चाहें तो 2 लकार का नाम मैं यहीं पे लिख देता हूं ताकि बाद में आसानी आपके लिए हो जाए। लोट, लोट लकार, और 1 लकार आपका और आता है, उसका नाम है विधिलिंग या लिंग, विधिलिंग लकार। ये टेंस के अलग से एक तरह से क्रिया के मूड के बोधक हैं, क्रिया की अवस्था के बोधक हैं, लेकिन क्रिया के काल की लेकर बात करेंगे मुख्य रूप से। जैसे हिंदी में वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस है, उसी तरह से आपके जो है संस्कृत में लट लकार, लंग लकार और लेट लकार है। ठीक, लेकिन संस्कृत में लकारों की संख्या आपके 10 है, लेकिन आपके सिलेबस में 5 ही हैं, 5 और भी नीचे इसके हैं। तो अब हम इसके थोड़ा सा वर्गीकरण की तरफ आते हैं। अभी देखिए हिंदी में थोड़ा सा अगर संख्या लिख दे इसकी हम, संस्कृत में, हिंदी में लकारों की संख्या जो बनती है, हिंदी में जो काल है, वर्तमान काल जो आपका है, वर्तमान काल के 5 भाग होते हैं, भूतकाल के 6 भाग होते हैं, भविष्य काल के 3 भाग होते हैं। वर्तमान काल के 5 भाग, भूतकाल के 6 भाग और भविष्य काल के 3 भाग। अब इस पर हम चर्चा करेंगे अलग से कि वर्तमान के कौन कौन से निकलते हैं, भूत के कौन कौन से निकलते हैं, भविष्य को लेकर कौन कौन से निकलते हैं। प्रेजेंट टेंस के अंग्रेजी में बात करें तो प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4, पास्ट टेंस के 4, फ्यूचर टेंस के भी 4। तो टेंस अंग्रेजी में बड़ा आसान है, संस्कृत में भी आसान है, संस्कृत में भी कठिन नहीं, थोड़ा समझना पड़ेगा, पढ़े नहीं इसलिए कठिन लगता है। संस्कृत में और भी आसान है। सबसे कठिन टेंस अगर किसी में दिखता है हमको तो संधि में दिखता है। अलग बात है हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन टेंस का वर्गीकरण यहाँ पे बड़ा ऊटपटांग है और थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है। इसलिए प्रश्न ज्यादा आपके जो टेंस के वाक्य को लेकर वाक्य देगा, जो प्रश्न पूछता आपसे हिंदी से ही पूछता है। लेकिन जानिएगा कि 2 नंबर यहाँ से, अगर हम नंबर की परीक्षा में बात करें, 2 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से और 2 नंबर आपका यहाँ से, सब मिलाकर के आपके 6 नंबर सुपर टेट में आपके काल से, लकार से या टेंस से आने हैं। तो महत्वपूर्ण है कि नहीं है? महत्वपूर्ण है। तो हमें इस चीज को जानना है कि हिंदी में आ गया प्रश्न का जवाब कैसे देंगे हम, संस्कृत में आ गया जवाब क्या देंगे, अगर आपके अंग्रेजी में आ गया तो जवाब हम कैसे देंगे कि हमारा लकार जो है वो सही हो जाए। और दूसरी चीज क्या है कि जब तक हम लकार के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे, टेंस के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे, काल के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप किसी भाषा में न आपको अनुवाद करना आएगा,
ना ही उसकी समझ आपकी बढ़िया मेंटेन हो गई। तो किसी भाषा को समझना अगर आपको है तो उसमें से टेंस को जानना, अंग्रेजी में, हिंदी में काल को जानना और संस्कृत में लकार को जानना अति आवश्यक है। बिना इन तीनों के, बिना इनके ज्ञान के, बिना लकार के ज्ञान के, बिना टेंस के ज्ञान के, बिना आपके काल के ज्ञान के आपको भाषा का ज्ञान, भाषा की समझ आपको नहीं हो सकती। इसलिए आपको जो है तीनों चीजें यहाँ से जानना है। ठीक, तो अब हम आते हैं आपको लेकर के, आपको हम लेकर के आते हैं। जरा देख लीजिए कि इसमें से पहले हम एक एक चीजों पर चर्चा करेंगे पारिपारायण। पहले हम हिंदी को लेकर फिर बात करते हैं, शुरू करते हैं। हिंदी में जो काल का वर्गीकरण है कैसे कैसे है, उसके बाद हम फ्यूचर पे, उसके बाद अंग्रेजी में आएंगे, तब संस्कृत में आएंगे। तो आप नॉर्मली आप एक चीज जान चुके हैं कि हिंदी में काल का वर्गीकरण 3 है, अंग्रेजी में काल आपके टेंस 3 प्रकार के हैं, संस्कृत में लकार की संख्या कितनी आपकी है? 10 है। संस्कृत में लकार संख्या 10 है, अंग्रेजी में टेंस की संख्या 3 है और काल में हिंदी में इसकी संख्या भी 3 है। मतलब हिंदी में और अंग्रेजी में संख्या इसकी समान है, लेकिन थोड़ा सा संस्कृत में जब आप आते हैं तो इनकी संख्या जो है, क्योंकि लकार भले कहा गया इसको है, लेकिन इसकी संख्या थोड़ा सा यहाँ पे अलग हो जाती है, क्योंकि यहाँ कुछ मूड को लेकर के भी आपका लकार बनता है। जैसे विधिलिंग हो गया, आपका सुडकार जो अंग्रेजी में आता है, चाहिए के अर्थ में जो आता है वो आपका यहाँ आ गया, जबकि हिंदी में ये अलग तरह से इसका वर्गीकरण है। और अंग्रेजी में इसका वर्गीकरण कंडीशन सेंटेंस को लेकर के है, या आपके दूसरे तरह से इसका मूड वाले जो मॉडल वर्ब है उसमें आता है। इस वजह से थोड़ा सा समस्या आती है, लेकिन फिलहाल मिला जुला करके जो काल का वर्गीकरण का जो एक मोटी मोटा बात करेंगे तो इसी तरह से आपका है। चलिए, तो अब हम तीनों टेंसों में, तीनों लैंग्वेज में अलग अलग चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी में कितने काल है आपके हैं, संस्कृत में कितने काल हैं और आपके अंग्रेजी में कितने काल हैं। तो सबसे पहले हिंदी को लेकर बात कर लेते हैं। हिंदी में जो कालों का वर्गीकरण किया गया, हम पारिपारा हिंदी में जो काल आपके हैं और हिंदी के जो काल आपके हैं वो मुख्य रूप से पहले हम वर्तमान काल को लेकर बात कर लेते हैं कि वर्तमान काल में इसके क्या क्या वर्गीकरण हैं। ये मैंने बताया था कि वर्तमान काल के 5 प्रकार हैं, 5 प्रकार होते हैं। अब मैं इसका वर्गीकरण लिख रहा हूं, एक चीज नॉर्मली जानिएगा। जो प्रथम वर्गीकरण इसका है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। ये आपके तीनों टेंसों में है। मतलब एक काल ऐसा है जो आपके प्रेजेंट टेंस में भी है, नहीं तो हिंदी के वर्तमान काल में भी है, भूतकाल में भी है और भविष्य काल में भी है। तो प्रत्येक तीनों कालों का प्रथम जो आपका काल है, प्रथम वर्गीकरण जो आपका है वो क्या है? सामान्य। उसके आगे वर्तमान काल जोड़ देंगे, वर्तमान काल का हो जाएगा, भूतकाल जोड़ेंगे भूतकाल का हो जाएगा, भविष्य काल जोड़ देंगे तो भविष्य काल का हो जाएगा। तो तीनों भाषाओं में जो कॉमन चीजें जो हैं आपकी, जो कॉमन है वो आपका ये चीज है। अब जरा वर्गीकरण जरा देख लीजिए, इसमें और क्या क्या नाम इसके आते हैं, फिर मैं इसके आगे चर्चा करूंगा इसको कैसे कैसे क्या बोलते हैं। इसके बाद देखिए आपका है तात्कालिक, तात्कालिक वर्तमान काल, इसके बाद आपका है पूर्ण वर्तमान काल, इसके बाद देखिए आपका है संदिग्ध वर्तमान काल, और अंतिम आपका है संभाव्य वर्तमान काल। ये आपके वर्गीकरण हैं वर्तमान काल के। मैं चाहूंगा कि इसके लगे मैं एक भाषा में एक अगला काल भी आपका जो है भूतकाल जो आपका है उसको भी यहाँ लिख दिया जाए, ताकि
एक बार में तुलना आराम से कर सकें आप। भूतकाल, प्रथम काल इसका जो है सामान्य भूतकाल, दूसरा आपका है अपूर्ण भूतकाल, तीसरा आपका इसमें जो है पूर्ण भूतकाल, चौथा वर्गीकरण इसका आपका है आसन्न भूतकाल, पांचवा वर्गीकरण इसमें आपका जो है संदिग्ध भूतकाल, और छठवां वर्गीकरण इसका जो आपका है वह आपका है हेतु हेतुमद, हेतु हेतुमद भूतकाल। मतलब आपने वर्तमान काल में देख लिया, भूतकाल के वर्गीकरण आपने देख लिया। भूतकाल में इसके वर्गीकरण 6 प्रकार के। एक बचता आपका है, चलिए इसको भी शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूँ ताकि, चलो नीचे लिखता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। भविष्य काल में इसके कितने वर्गीकरण किए गए भविष्य काल के। भविष्य काल के वर्गीकरण भी देख लीजिए आप। भविष्य काल का देख लीजिए, इसके 3 प्रकार हैं भविष्य काल के। 3 प्रकार आपके इसके हैं, और मैंने कहा था सभी में, तीनों में कॉमन है सामान्य, तो सामान्य पहले लिख लीजिए। सामान्य भविष्य काल, दूसरा आपका इसमें है, देखिए संदिग्ध, संदिग्ध प्रेजेंट में है और पास्ट में है, लेकिन संभाव्य आपका प्रेजेंट में है और फ्यूचर में। संभाव्य भविष्य काल। अगला देखिए हेतुमद आपका भूतकाल में है और हेतुमद आपका भविष्य काल में भी है, तो इसको भी देख लीजिए। तीसरा नंबर आपका है हेतु हेतुमद भविष्य काल। हेतु हेतुमद भविष्य काल। तो देखिए पहली चीज तो कॉमन चीज जो हमने बताना चाहा, अभी इसके बारे में हम वाक्य बताएंगे आपको कि कैसे कैसे वाक्य, कौन कौन से वाक्य किसमें किसमें आपके आएंगे। लेकिन सबसे पहले नाम जानना जरूरी आपको है, किसमें क्या नाम, क्या इसका है नाम में जानना आपको है। वर्तमान काल में इसकी वर्गीकरण 5 प्रकार की वर्गीकरण किया गया इसका है। सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। कॉमन चीजें क्या दिख रही हैं आपको है? ये देखो यहाँ पर भी है, या यहाँ पर भी है, और ये आपका यहाँ पर भी है। और देखिए तात्कालिक या तत्कालिक आपका देखिए प्रेजेंट में है, और क्या उसी में ही चीज यहाँ पे देखिए। तत्कालिक का मतलब होता है जो काम चल रहा हो, जो तत्काल में काम हो रहा हो, सिर्फ शब्द बदल गए हैं आपके हैं। लेकिन अगर अंग्रेजी में अगर आप आएंगे, इसी को कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस, तत्कालिक या अपूर्ण, इम्परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस, बाकी दोनों एक हैं। तो ये भी तत्कालिक माने जो प्रोग्रेसिव है, जो चल रहा है, तो इसको प्रगतिशील वर्तमान काल, इसी को तत्कालिक वर्तमान काल, इसी को अपूर्ण वर्तमान काल के नाम से भी, अपूर्ण वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। इसी को अंग्रेजी में आ जाएंगे आप जो है बने पास्ट टेंस में आप आ जाएंगे, इसी को जो है अपूर्ण भूतकाल, तत्कालिक भूतकाल या प्रगतिशील भूतकाल के नाम से, क्योंकि इसमें लगातार इसे पढ़ रहा है।
प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में आएंगे तो वह पढ़ रहा है, वह खाना खा रहा है। भूतकाल में आएंगे तो वह पढ़ रहा था, पढ़ रही थी। ये भी सेंटेंस लगभग एक ही प्रकार, नाम बदल गए केवल बस। देखिए पूर्ण यहाँ पर भी है, पूर्ण यहाँ पर भी। इसी को हम परफेक्ट टेंस कहते हैं, इसी को हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल को ही हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट टेंस अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे वह खाना खा चुका है, वह गाना गा चुका है, बाजार जा चुका है। अब यहाँ पे आ जाएगा तो वह खाना खा चुका था, गाना गा चुका था, स्नान कर चुका था। मतलब खास करके यहाँ पर भी 3 टेंस ऐसे हैं जो बिल्कुल कॉमन है प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में और भूतकाल में। ठीक, देखिए 2 चीजें आपकी देखिए संदिग्ध यहाँ पर भी है, संदिग्ध यहाँ पर भी है, ये भी कॉमन है। ये चीज यहाँ पे नहीं है। तो 4 चीजें आपकी ऐसी मिल रही हैं प्रेजेंट में, वर्तमान काल में और भूतकाल में। 4 चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। आसन्न का पता यहाँ पे नहीं, आसन्न का पता यहाँ पे। मतलब 4 चीजें आपकी जो हैं, संदिग्ध, आपका पूर्ण, अपूर्ण या तत्कालिक एक ही चीज है, सामान्य और ये चीजें। मतलब है आप वर्तमान काल और भूतकाल में 4 ऐसे प्रकार हैं जिसको बिल्कुल कॉमन है, थोड़ा सा चेंजिंग उसमें बस। देखिए अंतर क्या, दो जो अंतर मुख्य रूप समझ लीजिए। बचे 3 ठो आपके हैं। इसमें देखिए आसन्न और हेतु हेतुमत बढ़ता केवल बस। आसन्न भूतकाल और हेतु हेतुमत। आसन्न भूतकाल का मतलब होता है जो काम सन्निकट तुरंत एडवांस हुआ। भूतकाल में जो काम तुरंत हुआ, ऐसे मैं खाना खा चुका हूँ तो लिखा हुआ यहाँ पे है, हूँ देख करके आप चक्कर पड़ेंगे, वर्तमान काल का है। मैं खाना खा चुका हूँ, खाना खाने वाला काम पूरा हो चुका है। खाना खाने वाला काम क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है, लेकिन तुरंत पूरा हुआ है, एडवांस पूरा हुआ है। ऐसे काम जैसे मैं अभी अभी दिल्ली से लौटा, मैं अभी भी दिल्ली से लौटा हूँ, तो मेरे दिल्ली से लौटने का काम क्या है, अभी तुरंत पूरा हुआ है। इसलिए ऐसे वाक्य जो आपके हैं उसको आसन्न में, आसन्न का मतलब होता है तुरंत, एटवंस, मतलब तुरंत जो काम हो रहा हो। अब देखिए बचा क्या, संभाव्य, संभावना। देखो संभाव्य यहाँ नहीं है, संदिग्ध देखो यहाँ पर भी है, संदिग्ध आपका यहाँ पर भी है। खास करके संदिग्ध वाला जो कंडीशन होती है, इसमें क्रिया के हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको लेकर दुविधा होती है। अभी हम इस पर वाक्य लिखेंगे आपके, जैसे मैं एक उदाहरण देता आपको हूँ। वह खाना खाता होगा, वह खाना खाता होगा, वह पढ़ रहा होगा। वर्तमान काल में वो पढ़ता होगा, जैसे पढ़ता होगा, गा में गा तो लिखा हुआ, गा देकर टेंशन में पड़ जाएगा, भूत के भविष्य काल का वाक्य है। पढ़ता होगा मतलब वर्तमान काल में क्या है, काम तो वर्तमान में है और हो रहा होगा, इसको लेकर दुविधा है। वो पढ़ता होगा, वो खाना खाता होगा, मतलब हम दूर कहीं हैं, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि फला व्यक्ति यह काम कर रहा होगा। काम हो रहा है लेकिन काम होने में क्या है, संदेह है, संदिग्ध है वो। और भविष्य, अगर हम इसी को भविष्य काल में आ जाए, भूतकाल में अगर आ जाए, संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल में कुछ नहीं है। जैसे क्रिया कोई पूरी हो चुकी है, मान लीजिए वह रामायण पढ़ा होगा, वह रामायण पढ़ा होगा, या रामायण, वह रामायण पढ़ा हो, वह रामायण पढ़ा हो। अब रामायण पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इसको लेकर क्या हमारे मन में दुविधा है। रामायण पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, हमारे इसको मन में, हमारे इसको लेकर के दुविधा, संदिग्ध है। तो इस तरह से दोनों में अंतर, खास करके संदिग्ध वर्तमान काल में, संदिग्ध भूतकाल में अंतर आपका ये। और संभाव्य जो आपका है, संभाव्य वर्तमान काल जो आपका है, इसमें जैसे क्या है कि वर्तमान में कोई काम संभावना पे होती है, जैसे शायद वह बाजार गई हो, शायद वह बाजार गई हो, मतलब बाजार गई है कि नहीं गई, इस पर हमें दुविधा है, लेकिन हम एक शंका, एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं, शायद वह बाजार गई हो। तो इस तरह से कंडीशन जो बनती है हमारी है संभाव्य वर्तमान काल की। और हेतु हेतुवत जो भूतकाल यहाँ पे है, हेतु हेतुवत 2 आपके मैंने बताया, जैसे यहाँ पर भी है और वही चीज आपका यहाँ पर भी। तो एक कॉमन यहाँ पे है। और देखिए भविष्य काल का मैंने बताया, सब में आपका प्रथम वाला जो होता है, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्य काल, ये तीनों में कॉमन है। और देखिए संभाव्य
आपका यहाँ पे था, संभाव्य भूतकाल में नहीं, संभाव्य वाला उठ कर कहाँ आ गया है, ये भविष्य काल। मतलब हिंदी का वर्तमान काल का संभाव्य वर्तमान काल उठ करके भविष्य के संभाव्य भविष्य काल में आ गया है। भूतकाल का हेतु हेतुमत भूतकाल, हेतु हेतुमत भविष्य काल में उठ करके आ गया है। मतलब भविष्य काल में दो चीजें जो हैं, दो टेंसों से आई हुई हैं, एक और पहला सब में कॉमन है। एक भूतकाल की हेतु हेतुमत आया हुआ है और भविष्य काल का जो है संभाव्य उठाकर यहाँ से आया हुआ है। मतलब एक यहाँ से है और एक जो है आपका यहाँ से है, और ये सब में कॉमन है, तो तीनों कॉमन है। संभावित वर्तमान काल मतलब एक भूतकाल में, भविष्य काल में एक भूतकाल का हेतु हेतुमत है और वर्तमान काल का संभाव्य है। इससे मिलकर के आपका भविष्य काल बनता है। जरा जान जाइए कि इसमें क्या क्या होता है। नॉर्मली जो अगर जो अंग्रेजी पढ़ा होगा, जो पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट का जो अनुवाद होता है, देखिए एक चीज जानिएगा, प्रथम का सभी का जो फ्यूचर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, अगर जो अंग्रेजी पढ़ा होगा, जो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया होगा, उसको पता होगा कि पहले वाले में क्या विषय वह पढ़ती होगी, वह खाना वह पढ़ता होगा, वह बाजार गई होगी, वह पढ़ेगी, वह स्नान करेगी, वह नहाएगी। ये सारी चीजें जो है, जैसे वर्तमान काल की बात करेंगे वह पढ़ता है, भूतकाल की बात करेंगे तो वह पढ़ी, और भविष्य काल की बात करेंगे तो वह पढ़ेगी। इस तरह से ये तीनों हमारा इंडेफिनिट हमारा जो है, वो तीनों नॉर्मल सब में समान है, कोई समस्या नहीं है। संभाव में संभावना वाली बात है, जैसे यहाँ पे था कि शायद वह बाजार गई हो, शायद वह बाजार गई हो, और यहाँ पर क्या होगा, शायद वह कल आएगा। राम कल दिल्ली से आएगा, अभी दिल्ली से आया नहीं है, संभावना एक है। कल वह दिल्ली से आएगा मतलब इस संभाव्य भविष्य काल है। यहाँ पे क्या था, वह बाजार गई हो, वह बाजार, इसका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट का संभाव्य में, वह बाजार गई हो। और यहाँ पे क्या है, वह कल दिल्ली जाएगा या कल वह दिल्ली से आएगा। इस तरह का वाक्य आपका संभाव्य भविष्य काल का बनता है, इस तरह प्रेजेंट का बनता है। और हेतु हेतुमत जो होता है, कंडीशनल सेंटेंस होती है भूतकाल का और भविष्य काल का। इस प्रेजेंट वर्तमान में कंडीशनल सेंटेंस का नहीं बनता है। देखिए इसका कैसे क्या होता है, भविष्य काल में एक शर्त होती, यदि वह पढ़ता तो पास हो गया होता। मतलब भविष्य काल में वो फेल हो चुका वर्तमान में है, लेकिन एक जो कंडीशन बनती थी, यदि वह पढ़ा होता तो पास हो गया होता। पढ़ा नहीं हो इसलिए पास नहीं हुआ। ये आपका किस काल का है, आपका ये भविष्य काल का है, नहीं भूतकाल का है। भविष्य काल में क्या बनेगा, एक कंडीशन बनेगी पुनः, यदि वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, यदि वह पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये आपके भविष्य काल का बनता है, हेतु हेतुमत वाला बनता है। तो मेरे समझ में जहां तक आ गया कि आपको थोड़ा सा समझ कुछ हो गई होगी इसकी, कैसे कैसे क्या होता है। और अगर हम इसको अंग्रेजी में ले जाएं, अभी अंग्रेजी में ले जाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा एक एक वाक्य आप देख लीजिए सभी लोगों का, मैं ये बुझा देता हूँ इसके आगे का, ताकि हम आप पुनः पुनः सभी लोगों का एक एक वाक्य देख सकें कि इससे कैसे क्या बनता है। पहले वर्तमान का आप देख लीजिए, जैसे सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल का जैसे होता है, राम पढ़ता है। मैं बहुत आसान वाक्य लिख रहा हूँ जो सबके कॉमन बिल्कुल है, राम पढ़ता है। ये आपके सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। तत्कालिक में क्या है, मैंने बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राम पढ़ रहा, मतलब कंटिन्यूअस टेंस जिसमें काम लगातार जारी है, चल रहा है। पूर्ण वर्तमान काल मतलब इसमें काम पूरा हो चुका है, राम पढ़ चुका है। ठीक। संदिग्ध वर्तमान काल, इसमें देख लीजिए, इसमें क्या बनेगा, संदिग्ध वर्तमान काल देख लीजिए, राम, सर देख लो इसको कहीं गलत ना हो जाए। एक संभावना होती है, राम पढ़ता होगा, राम
पढ़ता होगा, राम पढ़ता होगा। और संभाव्य वर्तमान काल का देख लीजिए, राम पढ़ रहा हो, राम पढ़ रहा हो, शायद राम पढ़ रहा हो। यहाँ शायद जोड़ सकते हैं, पहले यहाँ कॉमन जैसे अंडर हिडन होता है, यहाँ पे आप कॉमन रूप से शायद जोड़ सकते हैं, शायद राम पढ़ रहा हो, संभावना वाली बात, संभाव्यता। देखिए संदिग्ध में क्या है, राम पढ़ता होगा, मतलब पढ़ने का काम तो हो, दुविधा में है कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, मेरे सामने नहीं है। इस तरह से सामान्य वर्तमान काल सब कुछ कन्फर्म एकदम है। थोड़ा सा जो अंग्रेजी का टेंस पढ़ा होगा उसको बिल्कुल कन्फर्म हो गया होगा। सामान्य वर्तमान काल माने प्रेजेंट इंडेफिनिट, राम पढ़ता है। तत्कालिक वर्तमान काल माने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राम पढ़ रहा है। पूर्ण वर्तमान काल मतलब क्रिया पूरी हो चुकी है, राम पढ़ चुका है। संदिग्ध वर्तमान काल, थोड़ा दो वाक्य समझने की आवश्यकता आपको यही है। संदिग्ध में सामने कोई चीज काम हो रहा होता है, सामने नहीं होता है। जैसे राम पढ़ता होगा, राम यहाँ पे नहीं है, घर पे है, राम पढ़ता होगा, ठीक। संभाव्य वर्तमान काल जो होता है इसमें एक तरह से संभावना व्यक्त की जाती है, शायद राम पढ़ रहा हो, मतलब राम पढ़ रहा कि नहीं पढ़ा दुविधा इसमें है, इसको लेकर संभावना व्यक्त की गई है। इस तरह से आपके वर्तमान काल के 5 प्रकार जो होते हैं उसका आपने एक आगे देख लिया, और मुझे लगता है कि इसके बारे में समझ में आपको आ गया होगा। तो परीक्षा में अगर प्रश्न पूछता है कि कितने प्रकार इसके, गलती आप यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक। अगला प्रकार जरा देख लीजिए आप लोगों। अगला प्रकार आपका इसका भूतकाल का है। भूतकाल, भूतकाल में होता है 6 प्रकार इसके होते हैं। एक सामान्य तो सबका होता है, सामान्य भूतकाल। दूसरा है अपूर्ण भूतकाल। तीसरा प्रकार इसका है पूर्ण भूतकाल। चौथा प्रकार इसका जो है आपके वाक्य का, चौथा प्रकार इसमें आपका है आसन्न भूतकाल। पांचवा प्रकार इसमें जो है संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल। और छठवां प्रकार इसका जो है हेतु, हेतुमद भूतकाल। ये 6 प्रकार आपने देख लिया कि भूतकाल जिसको हम पास्ट टेंस कहते हैं, इसके 6 प्रकार हिंदी में होते हैं। अब इसका एक उदाहरण देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में एक फिगर बैठ जाए कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक। जरा इसको देख लीजिए कि 6 प्रकार आपके कौन कौन से हैं, कैसे कैसे इसमें बनेगा आपका। तो सामान्य भूतकाल जो 6 प्रकार है इसमें देखिए, सामान्य भूतकाल में होता है कि सबका प्रेजेंट पास्ट सबका इंडेफिनिट। जैसे वह पढ़ी, वह किताब पढ़ी, वह किताब पढ़ी, वह लिखी, वह गया, वह आया, वह नहाया, वह खाया। इस तरह के जो प्रयोग होते हैं आपके, जैसे वह किताब पढ़ी, अगला देखिए मैंने कहा कि तत्कालिक वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब बात सब कॉमन चीजें हैं, कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं इसको, है तो क्या हो जाएगा वह किताब पढ़ रही है, वह किताब पढ़ रही है। पूर्ण का देख लीजिए, का क्रिया पूरी हो जाए कंडीशन, वह किताब पढ़
चुकी है। ओह, भूतकाल का सारे वाक्य हैं। और मैं यहाँ पे रही था, यहाँ पे था की जगह मैं है लगा रहा हूँ। वह किताब पढ़ रही थी, पढ़ चुकी थी लगा दीजिए यहाँ पे। देखिए आसन्न भूतकाल बना है, तो इसका देखिए इसमें लगता अंत में है ही है, और जैसे लगता है कि वर्तमान काल वर्ष दुविधा में डालता आपको है, तो आसन्न भूतकाल को खास कर समझिएगा, क्योंकि इसको देखने में तो ये लगता है कि वर्तमान काल का है, लेकिन वास्तव में होता क्या है, होता यह भूतकाल का। तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा ताकि गलती ना हो हमको यहाँ से। जैसे वह खाना खा चुका है। देखने में तो पास्ट इंडेफिनिट लग रहा है, पास्ट परफेक्ट लग रहा है, लेकिन एक चीज जानिएगा कि जो भी क्रिया पूरी हो गई हो लेकिन वो 12 घंटा के अंदर की हो, वो सारी चीजें हमारे जो हैं आसन्न भूतकाल में आती है। आसन्न भूतकाल का मतलब क्या होता है, तुरंत जो क्रिया पूरी हो चुकी हो, तुरंत का जो भूत हो। वो अभी अभी दिल्ली से आया, वो अभी भी दिल्ली से आया है, वो अभी अभी दिल्ली से आया है। ये भी वाक्य किसमें आपका आएगा, आपके इसी में आएगा। और अभी अभी दिल्ली से आया मतलब उसके आने का जो काम पूरा हुआ है, तुरंत हुआ है, एटवंस हुआ है। एटवंस को ही हिंदी में आसन्न भूतकाल, आसन्न का मतलब होता है जो तुरंत पूरा हुआ हो, तुरंत का जो काम हो, उसी को आसन्न भूतकाल में रखते हैं। संदिग्ध भूतकाल जो होता है, इसमें देखिए कुछ होता नहीं है, खासकर समझना इसमें है जैसे कोई काम भविष्य में पूरा हो चुका हो लेकिन दुविधा में हो। जैसे वह रामायण पढ़ चुका हो, वह रामायण पढ़ा हो। मान लो वाक्य लिख दिया मैंने, वह रामायण पढ़ा हो। अब रामायण पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इसको लेकर दुविधा है। पढ़ने काम तो हो चुका है, वह रामायण पढ़ा हो मतलब लग रहा कि भविष्य में हो सकता हो कि वह रामायण पढ़ा, लेकिन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है इसको लेकर के दुविधा है। मतलब भूतकाल का ऐसा वाक्य जो किसी क्रिया को लेकर के दुविधा पैदा करे, संदेह पैदा करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। वह रामायण पढ़ा हो, दोनों क्रिया देखने के बाद यही लगता है कि क्रिया वर्तमान की, लेकिन वास्तव में होती भूत की है। होती किसकी है, भूत की, भूतकाल की होती है। चलिए अगला देख लीजिए। देखिए हेतु हेतुमत भूतकाल है, ये तो बहुत ही आसान है। दो ही काल में आपका हेतु हेतुमत आता है, एक भूतकाल का, एक आपका भविष्य काल का। इसमें देख लीजिए, यदि वो पढ़ा होता तो पास हो गया होता, यदि वो पढ़ता तो पास हो जाता। दोनों बातें आपके भूतकाल की हैं। यदि वह पढ़ा होता तो पास हो गया होता, तो लिख देता हूं मैं, यदि वह पढ़ा होता तो पास हो गया होता। अगर फ्यूचर काल में यही बात आ जाए तो क्या होता, यदि वह पढ़ेगा पास हो जाएगा। यहाँ पे क्रिया तो पूरी हो चुकी है। यदि वह पढ़ा होता तो पास हो गया मतलब फेल हो गया है, लेकिन एक संभावना, एक कारण दिया जा रहा है कि अगर भविष्य में पढ़ा होता तो क्या होता, वो पास हो गया होता। इस तरह के वाक्य मिलते अगर आपको हैं, देखने में तो ये लगता है कि प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ये वास्तव में क्या है, वास्तव में यह जो है भूतकाल। देखिए तीन चीज है जगह लगा है, यहाँ पे है, यहाँ पे हो है, और ये भी लग रहा है कि आपके वर्तमान काल का है, लेकिन वास्तव में इसकी बनावट जो है, क्रिया की जो पूर्णता है, वास्तव में किसमें है, ये भूतकाल में। ठीक, अब जरा अंतिम काल देख लीजिए आप। और अंतिम काल आपका जो है वो आपका भविष्य काल है। तीन ही प्रकार इसके हैं, और आसान इसमें है, कोई समस्या नहीं है। भविष्य काल के तीन प्रकार मात्र हैं, तो देख लीजिए उसको। पहला इसका क्या है, पहला इसका है सामान्य, सब में सामान्य है, सामान्य भविष्य काल। दूसरा प्रकार इसका है सामान्य भविष्य काल।
दूसरा प्रकार भविष्य काल का जो है संभाव्य भविष्य है। संभाव्य भविष्य काल। तीसरा प्रकार जो इसमें आता है हेतुमद। हेतुमद भविष्य काल। अब इस सबका एक वाक्य देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि भविष्य काल क्या होता है और कैसे कैसे इसका हम जो है कंफर्म कर पाएंगे परीक्षा में कि इसमें कौन सा काल है और इसको कैसे अलग से कर पाएंगे। तो जरा देख लीजिए इसको। जैसे वह पढ़ेगी, वह पढ़ेगी, वह नहाएगी, वो खाना खाएगी। नॉर्मली जो फ्यूचर इंडेफिनिट है वो आपका जो है सामान्य भविष्य काल हिंदी में आपके बनता है। देखिए संभाव्य भविष्य काल जो है थोड़ा सा अलग टाइप का है। आपको लगेगा नहीं कि भूतकाल का भविष्य काल का वाक्य अगर हिंदी में दे देगा आपको तो दुविधा में पड़ जाएंगे। थोड़ा सा जानिए इसके बारे में कैसे बनता है, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। जैसे वह कल बाजार जाएगा, वह कल बाजार जाएगा। संभाव्य भविष्य काल है, ये कंफर्म नहीं अभी है। अभी एक भविष्यवाणी की जा रही, संभावना व्यक्त की जा रही है। अभी बाजार कब जाएगा, वो कल बाजार जाएगा, वह कल दिल्ली से आएगा, मतलब अभी आया नहीं है। एक संभावना ऑलरेडी व्यक्त की जा रही है, कल वह काम जो होगा। इस तरह के सेंटेंस हमारे जो होते हैं वो संभाव्य भविष्य काल में आते हैं। हेतुमत वाला वाक्य जो इसको देख लीजिए, कंडीशनल सेंटेंस इसको हम कहते हैं। यदि वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। इफ ही रीड्स ही विल पास, पास हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। इसमें एक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का, एक वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। इफ ही रीड्स ही विल पास। और इसी को संस्कृत में इसको लिट क्या बोलते हैं, एक लकार बनता है उसका है, इसको लिंग 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 लकार बोलते हैं। इसको हेतुमत, इसको हेतुमत खासकर लिंग लकार का ही नाम एक क्या है, लिंग लकार, लिंग लकार आपका। तो समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं आपको हिंदी का जो वर्गीकरण है काल का ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक, अब हम आपको संस्कृत के जो लकार हैं थोड़ा उसमें ले चलते हैं। बहुत व्याख्या नहीं करेंगे, समय नहीं है। मुझे लग रहा है कि समय हो गया है ज़्यादा, तो थोड़ा थोड़ा हम बताएंगे। 5 लकार संस्कृत के जो 5 लकार आपके इसमें जो हैं, मैं थोड़ा सा चर्चा उसके बारे में करूंगा। 5 लकार जो आपके हैं, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और आपका अंतिम एक है विधिलिंग। विधिलिंग लकार। तो जो सिलेबस में आपके हैं जो संस्कृत के सिलेबस में है आपके, वो 5 प्रकार के लकार ही आपके सिलेबस में है। लेकिन वास्तव में जानिएगा कि परीक्षा में प्रश्न जो पूछता है, फिर परीक्षा में प्रश्न आगे लकारों की संख्या कितनी, इसको संख्या इसको आप जो है 10 लिखेंगे, क्योंकि लकार वास्तव में कितने प्रकार के हैं, 10 प्रकार के हैं। लेकिन आपके सिलेबस में 5 प्रकार ही इसके दिए गए हैं। मैं एक एक वाक्य लिख रहा हूँ सबका, ताकि आप समझ जाएं कि मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, उसका संस्कृत में बात करूंगा। लट लकार में जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। लंग लकार में वह पढ़ी या किताब पढ़ी, मान लिख दीजिए, वह किताब पढ़ी, वह रामायण पढ़ी।
लीट लकार में हलन देखिए सब में है। लीट लकार में जब आपके क्या बनता है, लीट लकार में भविष्य काल, वह पढ़ेगी, वह रामायण पढ़ेगी। और लोट लकार में खासकर आदेशात्मक वाक्य जो होते हैं, इसमें जो इंपेरेटिव सेंटेंस अंग्रेजी का होता है, बिल्कुल सारी चीजें आपके लोट लकार में आपके आती हैं। लोट लकार को मतलब आप इंपेरेटिव सेंटेंस मान सकते हैं। जैसे बाजार जाओ, चलो मैं आपको वही लिख दे रहा हूं, बाजार जाओ। खाना खाओ और सो जाओ, मेहनत करो। विजलिंग लकार जो होता है चाहिए के अर्थ में आता है। जैसे सबको पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। इस तरह के सेंटेंस जो आपके होते हैं, ये हिंदी में अगर समझेंगे तो हो सकता है समझ में आपको आ जाएगा। लट लकार माने सामान्य जो प्रेजेंट टेंस होता है। लंग लकार माने जो आपका पास्ट टेंस होता है। और लिट लकार माने जो आपका भविष्य काल होता है। लोट लकार माने आपका जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं। और विधिलिंग लकार में खास करके लिंग लकार जो होता है, लिंग मैंने विधिलिंग लिख दिया तो लिंग लकार ही होता है। खासकर चाहिए के अर्थ वाले वाक्य सारे सारे जो आपके होते हैं इसमें आपके आते हैं। देखिए, इसको जानने के लिए जो रूप चलता है संस्कृत में जो धातुओं का, उसको जानना आपको है। और धातु रूप जानने के लिए क्या करना होगा आपको, आपको धातुओं को, जैसे पठत का रूप चलता है, उसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष में चलता जो रूप है, इन चीजों को आपको रटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे क्या होता। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। देख लीजिए आप जो है, ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको है पठ, पठ धातु का रूप यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पे पठ धातु है और इसका देखिए रूप है। पठ धातु का वर्तमान काल का देखिए है। खास करके जो आपके सिलेबस में है 5 प्रकार के हैं ये, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के बारे में जानते हैं आप हैं, किसी का नाम हो और वह, वे, इसके जो भी रूप हैं, यह, ये सब के सब अपने प्रथम पुरुष में ही आते हैं। खास करके प्रथम पुरुष में जो इंग्लिश के जो थर्ड पर्सन होता है, उसी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, प्रथम पुरुष बोलते हैं। इसी को हिंदी में जो है क्या बोलते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। मतलब हिंदी का अन्य पुरुष, संस्कृत का प्रथम पुरुष और अंग्रेजी का जो थर्ड पर्सन, तीनों चीजें क्या है, एक है। मध्यम पुरुष जो बीच में तुम जैसे हो गया, अंग्रेजी का आपका यू, बिल्कुल दोनों में, तीनों में कॉमन एकदम है ये। मध्यम पुरुष आपके इंग्लिश में भी है, आपके संस्कृत में भी है और आपके जो है हिंदी में भी है। ये बहुत कन्फर्म एकदम है, कोई समस्या इसमें नहीं है। मध्यम पुरुष माने तुम, बीच का जो ऑप्शन आता है तुम। और उत्तम पुरुष माने मैं, उत्तम पुरुष माने मैं होता है। मैं जो वक्ता होता है वो उत्तम पुरुष में आता है संस्कृत में। हिंदी में भी उत्तम पुरुष में रहता है, ये है नहीं, हिंदी में प्रथम पुरुष रहता है। हिंदी में इसको प्रथम पुरुष कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। हिंदी अंग्रेजी का कॉमन यहाँ हो जाता है, मिल जाता है, लेकिन संस्कृत में थोड़ा सा उत्तम पुरुष नाम इसका पड़ जाता है। एक चीज जानिएगा कि जो क्रिया कैसे आप जानते हैं, संस्कृत में वचन आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कर्ता जो हमारा होता है, कर्ता के वचन लिंग के अनुसार ही क्रिया का भी लिंग वचन का प्रयोग होता है। कर्ता अगर हमारा प्रथम पुरुष का है, जैसे पठति, पठते, पठंती है, प्रथम पुरुष का है। इसमें से अगर कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है तो पठत लगेगा। कर्ता यदि हमारा वह, वे दोनों है तो 2 वचन का लगेगा, पठता हो जाएगा। वे सब हो जाएगा, पठंती हो जाएगा। उसी तरह से कर्ता अगर हमारा मध्यम पुरुष का है, तुम है तो पठसी होगा। अगर तुम दोनों हो गया तो पठता हो जाएगा, तुम सब हो जाएगा, पठत हो जाएगा। अगर मैं पढ़ता हूं तो होगा अहम पठान, ये लग जाएगा। हम दोनों पढ़ते हैं तो वयम पठावय, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामय हो जाएगा। तो इस तरह से ये वर्गीकरण जो आपका है संस्कृत का, मतलब आपको अनुवाद सीखना, अगर आपको संस्कृत का लकार जानना अगर आपको है, आपको क्रियाओं के ये 5 लकार जो है, पठ धातु का वर्तमान, लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग देखिए, विधिलिंग लकार,
लंग लकार और आपको लिट लकार, सबके सब रूप आपको याद करना है। तो आपको सभी लोगों को उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस सारे रूपों को जो क्या कर डालेंगे, याद कर डालेंगे, तभी आपको इसका अनुवाद करने आपको आएगा। अगर मैं यहीं से अनुवाद करता चलूं तो मैं ज्यादा समझदारी समझ पाएंगे आप। जैसे मान लीजिए मैं लट लकार में मैं कहूं कि वह पढ़ता है, क्रिया आपकी वर्तमान काल की है, लट लकार में है, वह के लिए संस्कृत में बनता है सह। वह के लिए क्या बनता है? सह। सह लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे पठत को लगा देंगे तो सह पठत हो जाएगा। मैं पढ़ता हूं तो वह पठा में हो जाएगा। हम दोनों पढ़ते हैं तो वयम पठावय हो जाएगा, नहीं आवाम पठावय हो जाएगा। तो लोट लकार में देखिए इसका क्या बनेगा? तुम पढ़ो, तो देखो तुम माने मध्यम पुरुष हो गया, तुम एक वचन है, तुम पठ, तुम पठ, तुम दोनों पढ़ो, तुम पठतम, तुम सब पढ़ो, तो तुम युवाम युवम युवम पठत, इस तरह से करके बनेगा। अगर बदली में हम आ जाए तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? तुम का हो जाएगा मध्यम पुरुष, तुम एक वचन है, तुम पठे, इस तरह से बन जाएगा आपका। हमें पढ़ना चाहिए तो हम का हमें का मतलब मैं हूं, या अगर हम सबकी बात करेंगे तो हम आवाम वयम हो जाएगा, वयम पठेम। इसी तरह से भूतकाल में अगर हम बात करें, भूतकाल में बात करें अगर हम जो है मैं को लेकर बात करूं, अगर मैं लंग लकार में कैसे क्या बनता है, अगर मैं यहाँ पे कहूं वह नहाई या वह पढ़ी, मान ली पठत का पढ़िए करता हूं मैं, वह पढ़ी, वह प्रथम पुरुष में है और वह चूंकि स्त्रीलिंग है सा हो जाएगा सा, और पढ़ी क्या हो जाएगा? अपठत, एक वचन तो अपठत हो जाएगा, सह सा अपठत। कहूंगा वह पढ़ा तो सह अपठत हो जाएगा। वे दोनों पढ़े तो सह तव, तव हो जाएगा, अपठाम हो जाएगा, सह अपठाम। इसी तरह से अगर हम लिट लकार में आ जाए, भविष्य काल में अगर आ जाए हम, अगर हम कहें कि वह पढ़ेगी, वह पुस्तक पढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा? सा पुस्तकम पठिष्यति, भाई प्रथम पुरुष में है ना वह। उसी तरह से मध्यम पुरुष में कह दें कि हम कि तुम पढ़ोगी, तुम रामायण पढ़ोगी, तो क्या हो जाएगा? तुम रामायणम और पठिष्यति। अगर हम कहते हम सब पढ़ेंगे उत्तम पुरुष में, तो उत्तम पुरुष में देखिए हम सब का हो जाएगा, हम का हो जाएगा हम आवाम वयम, वयम बहुवचन है तो वयम पठिष्यामः, वयम पुस्तकम, वयम रामायणम पुस्तकम पठिष्यामः, इस तरह करके आप चेंज करेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर आपको लकार जानना है संस्कृत का, तो आपको ये सारी चीजें जो धातुओं के रूप हैं विभिन्न रूप में है, उसको आप पढ़ना होगा, उसको आपको अनुवाद करना होगा। बिना अनुवाद किए आपको लकार याद नहीं होगा। तो अनुवाद करेंगे तो आपको अनुवाद करने का तरीका मालूम होगा। संस्कृत में प्रश्न भी इससे पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने जो है एक लकारों के माध्यम से अनुवाद भी सीख लिया, आपने जान गए, और लकार भी आप जान गए, और मैं मानता हूं कि बढ़िया से आप समझ गए होंगे इस चीजों को। अब हम आपको अंग्रेजी में ले चलते हैं। 60 में बहुत 60 में आपको बताएंगे कि आपके अंग्रेजी में टेंस कैसे कैसे होते हैं। देखिए अंग्रेजी में बहुत ही आसान है। खास करके टेंस 3 प्रकार के होते हैं और सबके तीनों के 4-4 भाग होते हैं। एक छोटी सी चीज यहाँ जान जाइए आप जो है, मैं इसके मैं वर्गीकरण कर लेता इसका हूँ। देख लीजिए, ये आपके टेंस हो जाएगा यहाँ पे। टेंस देखिए अंग्रेजी में प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं। मैं इसको 4 भागों में बांट देता हूँ।
यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा इंडिफिनिट। यहाँ हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस। यहाँ हो जाएगा आपका परफेक्ट। और यहाँ हो जाएगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। चार वर्गीकरण आपके हैं। मैंने इसके पहले बताया था कि इंडिफिनिट माने अनिश्चित होता है, कंटिन्यूअस माने जो काम लगातार जारी हो, इसी को हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल। परफेक्ट माने पूर्ण होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस माने पूर्णापूर्ण, जो पूर्ण भी हो अपूर्ण भी हो, समय दिया इसमें रहता है। मुख्य रूप से विशेषता इसकी है। और यहाँ मैं टेंस लिख देता हूँ। पहले हम प्रेजेंट को लेकर बात कर लेते हैं। प्रेजेंट को लेकर पहले बात कर लेते हैं। मैं एक एक वाक्य लिखूंगा इसमें, सब में एक एक वाक्य में लिखूंगा केवल, ताकि आपको पहचानना रहेगा कि इसमें से इंडिफिनिट में क्या होता है, कंटिन्यूअस में क्या। एक वाक्य में चुन रहा हूँ, छोटा सा वाक्य मैं चुन रहा हूँ कि आई लव यू। आई लव चुन रहा हूँ मैं, कुछ नहीं, बस चुन रहा हूँ क्यों, आई लव यू चुन रहा हूँ। तो इंडिफिनिट में क्या हो जाएगा, हो जाएगा आई लव्स, आई लव। आई लव हो गया, ताकि आराम से आ जाए। क्योंकि आई के साथ, चूंकि आई जो है बहुवचन में आता है, तो यहाँ पे ईएस नहीं लगता, आई लव लगेगा, आई लव से नहीं होता है। कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, आई, समस्या थोड़ी सी यहाँ पे है, जो फिलहाल मैं बना लेता हूँ, क्योंकि लव एक ही क्रिया है, स्टैटिक वर्ब है, इसका जो कंटिन्यूअस नहीं बनता है। फिर फिलहाल मैं बना दे रहा हूँ, मैं आई एम लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे आई एम लगेगा नहीं साथ इसके, जानिएगा आप लोग। फिर तो आपको बना रहा हूँ इसलिए ताकि आप इस चीज को समझ जाए। आई एम लविंग, चलिए मैं ईट को ही लेकर बनाता हूँ, ईट को लेकर बनाता हूँ। ही रीड्स, ही रीड्स, ये हो जाए कंटिन्यूअस में हो जाएगा ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग। परफेक्ट में क्या बन जाएगा, यहाँ साइक्रिया लग जाएगी, ही हैज, रीड का थर्ड फॉर्म लगेगा, यहाँ पे रेड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साइक्रिया के साथ इसका प्रयोग होता है, ही हैज बीन रीडिंग, आईएनजी लग जाएगा रीडिंग में। और यहाँ सिंस और फार का प्रयोग होगा, सिंस ऑब्लिक फार, जो भी समय होगा उसको लगा देंगे आप, क्योंकि परफेक्ट टेंस में आपके जो होता है सिंस और फार का प्रयोग होता है। ठीक, तो वहां जो भी होगा लगा देंगे उसको आप। ये कंडीशन हो गई आपके जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट की। पास्ट प्रेजेंट की हो गई, पास्ट में आ जाइए अब आप। पास्ट का एक एक वाक्य में लिख रहा हूं, उसको देखिएगा। पास्ट में क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे मुक्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आपने यस यस लगाया था, यहाँ पे मुक्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है। रीड का हो जाएगा सेकंड फॉर्म रेड होता है, रेड, ही रेड, रीड रेड रेड। अब देखिए पास्ट टेंस में बनेगा ही, इसकी जगह वाज हो जाएगा, ही वाज रीडिंग, ही वाज रीडिंग। परफेक्ट टेंस में हैज लगता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैड रीडिंग, नहीं, ही हैड रेड, ये हो जाएगा। यहाँ देखिए आ जाएंगे, बिल्कुल सेम कंडीशन वही बनेगी, मात्र आपको हैज हैड चेंज होगा, हैज की जगह पर हैड लग जाएगा बस। ही हैड बीन रीडिंग वही रहेगा आपका, और सिंस फार भी सेम है, कोई अंतर नहीं है। अब लिख फार जो समय होगा, यहाँ समय लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। जरा इसमें आ जाइए, परफेक्ट फ्यूचर टेंस में आ जाइए। फ्यूचर में क्या करेंगे जब आप,
फ्यूचर में क्या करेंगे? फ्यूचर में कुछ नहीं करना है, जो चीजें यहाँ पे थी वैसे चीजें यहाँ भी कर देना आपको। यहाँ बिल सेल लगता है तो क्या हो जाएगा? ही विल रीड, ही विल रीड। ठीक, क्या हो जाएगा? ही विल रीड। ठीक, ही विल रीड यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें कंटिन्यूअस में यहाँ विल बी लगता है, ही विल बी रीडिंग। एक चीज जानिएगा, कंटिन्यूअस में जहां पर भी जाएंगे मुख्य में आईएनजी का प्रयोग देखो यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है। आईएनजी का प्रयोग यहाँ होना ही होना है कंटिन्यूअस टेंस में। और परफेक्ट टेंस में मुख्य का थर्ड फॉर्म लगता है, सब में लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कि यहाँ पे हैव लगता है, केवल हैव नहीं लगता, ही हैव। और रीड का थर्ड फॉर्म ही हैव, ही विल हैव, ही विल हैव। रीड का तक का तीनों का चलता है, रेड हो जाएगा, ही विल हैव रेड। और यहाँ पर भी बिल्कुल जो कंडीशन यहाँ थी वही काम यहाँ कर लेना है, ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस। फार लगा दीजिए, सिंस ऑब्लिक फार। ये देखिए वर्गीकरण आपका हो गया अंग्रेजी के टेंसों का। मैंने कहा कि अंग्रेजी में बहुत ही आसान है। सबसे आसान चीज क्या समझना आपको है कि इंडिफिनिट जो होता आपका है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में मुख्य क्रिया में कर्ता अगर आपका सिंगुलर नंबर तो वहां पे यस या यस लगता है। सहायक क्रिया निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में डू डज लगती है। कर्ता अगर आपका प्लूरल है तो वहां पे जो है आपको मुख्य क्रिया में यस या इसका सिंपल सेंटेंस में यस या इसका भी प्रयोग नहीं होता है। और डू डज का डू जो होता है, डू सहायक क्रिया जो होती है, यहाँ पे लिखा नहीं गया कहीं है डू सहायक क्रिया, देखिए डू डज सहायक क्रिया यहाँ पर लगती है, डू डज निगेटिव इंट्रोगेटिव में। तो कर्ता अगर एक वचन का डज लगेगा, बहुवचन का डू लगता है। देखिए पास्ट टेंस में भी सहायक क्रिया डिड का प्रयोग यहाँ पे होता है। डू का ही सेकंड फॉर्म क्या होता है, जो डू डज है यहाँ पे, इसी का सेकंड फॉर्म डिड होता है। तो इन इंट्रोगेटिव और निगेटिव में इसका प्रयोग होता है। फ्यूचर में सहायक क्रिया विल के साथ साथ शैल भी लगती है। अभी आई के साथ शैल लगती, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग इसमें होता है। कंटिन्यूअस टेंस विशेष बातें क्या है? सहायक क्रिया प्रेजेंट में इज, पास्ट में वाज, और फ्यूचर में विल और शैल का प्रयोग होता है। कॉमन चीज है कि सबके साथ आईएनजी लगता है, सब में आईएनजी का प्रयोग हुआ है। परफेक्ट टेंस की विशेषता क्या है? मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म यहाँ प्रयुक्त होता है। मुख्य क्रिया का क्या लगता है? थर्ड फॉर्म। यहाँ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है सब में। और प्रेजेंट टेंस में सहायक क्रिया हैज, पास्ट टेंस में हैड, और फ्यूचर टेंस में जो है विल हैव और शैल हैव का प्रयोग होता है। शैल हैव, विल हैव और शैल हैव, यहाँ पे हैज नहीं लगता है, शैल हैव बहुवचन की क्रिया ही लगती है। कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ भी विशेषता, क्योंकि कंटिन्यूअस है इसलिए मुख्य क्रिया में आईएनजी यहाँ पर भी हर जगह लगेगी। एक विशेष बात होती है कि इससे वाक्यों में एक टाइम जरूर रहता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक समय रहता है, जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, वह शाम से पढ़ रहा है, इस तरह का समय जरूर रहेगा वहाँ पे। तो यहाँ पर समय जरूर रहता है। सिंस फार के जो सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए होता है, फार का प्रयोग जो होता है अनिश्चित समय के पहले होता है। सब में यही काम होता है। तो इस तरह से आपने कॉमन सेंस देखा, कॉमन सेंस जाना कि किस तरह से तीनों भाषाओं में, हिंदी में, संस्कृत में और अंग्रेजी में, संस्कृत का लकार, हिंदी का काल और अंग्रेजी का टेंस किस तरह से प्रयुक्त होता है, क्या क्या चीजें आपको समझना इसमें है, कैसे परीक्षा में प्रश्न आएंगे, इसको लेकर चर्चा हम कल करेंगे। बहुत लंबा हो गया तीनों भाषाओं में। तो प्रश्न कैसे कैसे परीक्षा में आएंगे इसको लेकर चर्चा हम आपसे कल करेंगे। तो इस तरह से कल आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है और उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए लाभदायी होगी। सभी लोगों को शुभ रात्रि, जय हिंद।